हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू ओजेन एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21, ठीक है, साइकोलॉजी का। 20 चैप्टर्स हम कर चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। अब देखिए, सोशलाइजेशन क्या होता है, समाजीकरण क्या होता है। सोशलाइजेशन इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल एक्वायर द वैल्यूज़। ठीक है, तो ये एक ऐसी विकासात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक्वायर करता है, वो अर्जित करता है वैल्यूज़, बिहेवियर, मोटिवेशंस नेसेसरी टू बिकम कॉम्पिटेंट मेंबर्स ऑफ अ कल्चर। तो अगर समाज में रहना है, कल्चर में रहना है, तो उनको जो है समाज के हिसाब से वैल्यूज़, बिहेवियर, मोटिवेशन जो है वो सीखने पड़ेंगे। तो समाजीकरण वो सीखने की ही प्रक्रिया है। अब देखिए, सोशलाइजेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि प्राथमिक समाजीकरण, जो कि फैमिली में होता है। ठीक है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, माध्यमिक समाजीकरण, जो कि स्कूल और पीयर ग्रुप्स में होता है। फिर आता है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन यानी कि विकासात्मक समाजीकरण। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे सामाजिक कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई हाई क्लास का बच्चा है, वो अपने छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाए, जैसे कि इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो वो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन यानी कि प्रत्याशित समाजीकरण। इसमें क्या होता है, देखिए, यह तब होता है जब हम भविष्य में अपनी भूमिका निभाने की योजना की तैयारी में नई दृष्टिकोण और मूल्यों को अपनाना शुरू कर देते हैं। ये एग्जाम्पल से समझ आएगा। जैसे अभिनय चल रहा है, ठीक है, अभिनय में बच्चे जो है अपने माता पिता की भूमिका निभाते हैं, मतलब जो उन्हें फ्यूचर में बनना है वो उनको अपनाना शुरू कर देते हैं, तो वो उसको करके दिखा रहे हैं, माता पिता बन के दिखा रहे हैं। ठीक है, अभिनय में। फिर नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन को प्रभावित कौन करता है, समाजीकरण को कौन प्रभावित करता है। एक नेचर और एक नर्चर यानी कि प्रकृति और पोषण। नेचर में आता है जेनेटिक इनहेरिटेंस यानी कि आनुवांशिक वंशानुक्रम, फिजिकल अपीयरेंस यानी कि शारीरिक उपस्थिति, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस यानी कि जैविक प्रभाव। नर्चर यानी कि पोषण में आता है एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण, सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि सामाजिक प्रभाव। फिर आता है चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है जेंडर एज एन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। बहुत छोटे से चैप्टर हैं ये वाले, ठीक है, तो फटाफट से हो जाएंगे। तो जेंडर है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग। अब देखिए, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर देखिए, जो सामाजिक रचनावादी होते हैं उन्होंने क्या कहा, प्रपोज क्या किया, दैट देयर इज़ नो इनहेरेंट ट्रूथ फॉर जेंडर, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय सोशल एक्सप्लेनेशंस एंड जेंडर परफॉर्मेंस। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि कुछ ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया गया था जेंडर के लिए, ये तो सोशल एक्सप्लेनेशन यानी कि समाज ने ही जो है कुछ रीति रिवाज बना दिए हैं जेंडर के लिए। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस की हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, लैंगिक रूढ़िवादिता किसे कहते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता लिंग के आधार पर एक निश्चित समूह की विशेषताओं, अंतरों और विशेषताओं के अति सामान्यकरण के रूप में परिभाषित किया गया है जेंडर स्टीरियोटाइप। इसका मतलब होता है, देखो, समाज ने क्या किया है, मैन और वुमेन के लिए कुछ बिहेवियर, कुछ काम जो है प्री डिसाइड करके रखे हैं। जैसे जो मैन हैं वो अग्रेसिव नेचर के ही होंगे, आक्रामक होंगे, तार्किक होंगे, और उनका मैथ्स और साइंस अच्छा ही होगा। ब्रेड अर्नर्स यानी कि घर को चलाने वाले होंगे। ठीक है, और गुड इन डिफेंस फोर्सेस एंड इंजीनियर्स, वो डिफेंस फोर्सेस में अच्छे होंगे और इंजीनियर होंगे। और वुमेन के लिए जो डिस्क्राइब किया गया जो है, जो वुमेन है वो विनम्र होंगी, सबमिसिव होंगी, भावुक होंगी, इमोशनल, बेटर इन लैंग्वेज एंड आर्ट में अच्छी होंगी, गृहिणी होंगी, और नर्सेज टाइप की जो होती है वो वुमेन के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर वाइज यानी कि लैंगिक पक्षपात। लैंगिक पक्षपात की हम बात करेंगे, तो यह एक ऐसा व्यवहार है जो एक लिंग या दूसरे लिंग के प्रति पक्षपात दिखाता है, यानी कि पुरुषों और महिलाओं के प्रति जो है पक्षपात की जो है भावना को दिखाएगा जेंडर वाइज। फिर जेंडर प्रीजुडिस यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह। प्रीजुडिस का मतलब होता है प्री जजमेंट यानी कि पहले ही जजमेंट कर लेना, यानी सबूतों को देखने से पहले ही किसी चीज़ को श्रेष्ठ मान लेना या हीन मान लेना। ठीक है, फिर आता है जेंडर आइडेंटिटी यानी कि लैंगिक पहचान। अब इसमें क्या होता है, अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर खुद को पुरुष और महिला या अन्य रूप में आत्म साक्षात करना, जेंडर आइडेंटिटी यानी कि लैंगिक पहचान करना। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर खुद को पुरुष या महिला के रूप में जो है डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, फिर आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव। ठीक है, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के साथ असंविधानजनक व्यवहार होता है, लैंगिक भेदभाव किया जाना लिंग के आधार पर, कि लड़के हैं तो यही काम ही करना है, लड़कियां हैं तो अलग काम करना है। जैसे किचन का काम करना है तो लड़कियां ही करेंगी, बाहर का काम करना है तो लड़के करेंगे, तो इस तरह से लैंगिक भेदभाव। फिर जेंडर पैरिटी यानी कि लैंगिक समानता,
इट मीन्स दैट ईच जेंडर इज रिप्रेजेंटेड इक्वली। इसका अर्थ होता है प्रत्येक लिंग का समान रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है। फिर आता है जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी, यानी कि लैंगिक स्थायित्व सिद्धांत। ठीक है, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं कोहलबर्ग। अब देखिए इसमें क्या होता है, जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी में इस सिद्धांत को संदर्भित किया जाता है कि जो बच्चे हैं वो समय के साथ लिंग की भावना को विकसित करते हैं और ये समझ जाते हैं कि उनका जैविक लिंग जो है वो निश्चित और स्थायी है। मतलब बच्चों को ये समझ आने लग जाएगा कि वो मतलब बचपन में पता लग गया वो लड़के हैं, तो वो उन्हें समझ आने लग जाएगा कि ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं, कि जो जैविक लिंग है वो निश्चित है और स्थायी है। अब 3 स्टेजेस होती हैं जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी की। तो जेंडर लेबलिंग यानी कि जेंडर आइडेंटिटी, मतलब लैंगिक पहचान, ये 2 से 3.5 साल के बच्चों के लिए होती है। यानी कि बच्चा जो है दिखावट के आधार पर पहचानता है कि वह लड़का है या लड़की। फिर जेंडर स्टेबिलिटी यानी कि लैंगिक स्थिरता, ये 3.5 से 4.5 साल के बच्चों के लिए है। ठीक है, इसका मतलब ये जेंडर इज़ फिक्स्ड फॉर लाइफ, जेंडर जो है वो फिक्स है। जेंडर कंसिस्टेंसी यानी कि कॉन्स्टेंसी, यानी कि लैंगिक समानता, संगतता, ये 6 से 7 साल के उम्र में होती है। इसमें क्या होता है कि जेंडर जो है वो टाइम और सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा नहीं, वो कांस्टेंट ही रहेगा। देखिए पहले में दिखावट के आधार पर पहचान रहा है बच्चा कि वो लड़का है या लड़की, फिर उसे लगा कि जेंडर जो है फिक्स रहेगा। नेक्स्ट में कि जेंडर टाइम और सिचुएशन के हिसाब से भी नहीं बदलेगा। पहले उसमें ये था टाइम और सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता था, लेकिन इसमें जो है वो टाइम बदले चाहे सिचुएशन बदले, जेंडर जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर 22 यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।